रासो काव्य हिंदी के प्राचीनतम काव्य हैं जो धीरे धीरे इतिहास में अंधकारच्छन्न गुहा से निकलकर आलोक में आ रहे हैं। अत्यंत प्राचीन काव्य होने के कारण न केवल रासो काव्यों के संबंध में ही अनेक भ्रांतियों ने जन्म लिया, अपितु स्वयं रासो शब्द के संबंध में भी अनेक भ्रामक धारणाएं विद्वानों द्वारा व्यक्त की गई हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार गारसदा दासी के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति राजस्व शब्द से हुई है, परंतु ना सभी चरित काव्यों में राजस्व यज्ञ का वर्णन है और न संदेश राशक बीसलदेव रासो आदि काव्यों में। इनमें केवल वीर रस का वर्णन है, अतः यह मत स्वीकार्य नहीं है। नरोत्तम स्वामी ने रसिक शब्द के रासों की व्युत्पत्ति मानी है। रसिक रासो रासो, उन्होंने रसिक का अर्थ कथा तथा काव्य माना है। कुछ विद्वानों ने रहस्य शब्द से, कुछ ने रसिया शब्द से रासो का संबंध जोड़ा, पर रासो शब्द ना तो गूढ़ रहस्यात्मक ही मिलती है और ना ही केवल भद्दा स्थूल श्रृंगार ही। ये काव्य ना तो एकांत रूप से श्रृंगारी काव्य है और ना ही रहस्यवादी, अतः यह भी मत उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। आचार्य शुक्ल ने रासो की व्युत्पत्ति के लिए रसायन शब्द का प्रस्तुत किया और प्रमाण के लिए निम्न पंक्ति नाल रसायन आरंभ ही प्रस्तुत की। उनके अनुसार रसायन का अर्थ था काव्य, पर शुक्ल जी का मत भी आज अमान्य हो चुका है। पंडित विश्वनाथ मिश्र ने रासक शब्द के रासों की उत्पत्ति मानी। उनका कथन है कि जैसे संस्कृत में घोटक शब्द घोड़ों ब्रज में घोड़ों हो जाता है, उसी प्रकार रासुक शब्द जो है वो रासो हो जाता है। उनके अनुसार रासक का अर्थ काव्य है। शुक्ल जी के मत के समान इनका मत भी विद्वानों को स्वीकार नहीं था। बैजनाथ खेतान ने रासो का अर्थ राजस्थानी भाषा के उधम युद्ध अथवा प्रेमी जनों का झगड़ा बताया। रासो को शुद्ध राजस्थानी शब्द मानते हुए रासो शब्द की व्युत्पत्ति के लिए अन्यत्र जानने की आवश्यकता नहीं, ऐसा उन्होंने कहा। परंतु डॉक्टर दशरथ शर्मा ने उनके मत का विरोध करते हुए कहा कि राजस्थानी में रासो शब्द अपने मूल अर्थ में ही नहीं बल्कि लाक्षणिक अर्थ में भी झगड़े के अर्थ में उसी प्रकार प्रयुक्त हुआ जिस प्रकार महाभारत शब्द लड़ाई के अर्थ में हुआ। अतः रासो की व्युत्पत्ति रासो से नहीं बल्कि किसी अन्य शब्द से मानी जानी चाहिए। तत्पश्चात हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो को व्युत्पत्ति रासक शब्द से मानते हैं, जो एक छंद विशिष्ट अथवा काव्य भेद के लिए प्रयुक्त होता है। कालांतर में किसी भी गेय छंद वाले काव्य को रासक या रासो कहा जाने लगा था, जैसे बीसलदेव रासो। उनके मतानुसार आरंभ में काव्य प्रेम प्रधान ही होते थे, बाद में इन्हें वीरों की गाथाएं भी जोड़ दी गई। चंदबली पांडे ने रासो की पुष्पिका में राशक शब्द को देखकर यह कल्पना की कि रासो संस्कृत के राशक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ उपरूपक होता। उपरूपक का एक भेद है। उनका यह तर्क है कि पृथ्वीराज रासो के आरंभ में चंद्र और उनकी पत्नी के मध्य उसी प्रकार वार्तालाप विद्यमान है जिस प्रकार उपरूपक के आरंभ में नट नटी के बीच में वार्तालाप। इन सब विद्वानों के मतों में चंदवली पांडे और हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत सर्वाधिक तर्क सम्मत प्रतीत होते हैं। इन दोनों के अतिरिक्त विश्वनाथ प्रसाद मिश्र भी रासो की व्युत्पत्ति रासक शब्द से ही मानते हैं। इन सभी विद्वानों के मतों समान और बड़ी विद्वतापूर्ण शैली से जो अधिक तर्कपूर्ण है वो है दशरथ शर्मा ने किया। उनके अनुसार रासो शब्द का प्रयोग कोई आकस्मिक घटना नहीं है, उसका एक क्रमिक इतिहास है। वह इस प्रकार से कि श्रीमद् भागवत गीता, हरवंश पुराण तथा विष्णु पुराण में रास का उल्लेख मिलता है। यह रास श्रृंगार गान अभिनय से युक्त एक प्रकार की नृत्य लीला होती है। इन रासों के कालांतर में 3 भेद हुए। प्रथम जिसमें नृत्य की विशेषता होती है, जैसे लुगुड़ रास, द्वितीय श्रव्य रास, तीसरा चरचेरी तथा अभिनय रास, जिनमें अभिनय की प्रधानता होती है। इन तीनों में श्रव्य रास सबसे अधिक जनप्रिय होते हैं। अतः जैन आचार्यों ने ऐसे प्रबंधों की रचना की जिनमें श्रव्य रास के सभी गुण विद्यमान हो, अभिनय रास के उपरूपक का भाव भेद आविर्भूत हुआ हो, जिसे रासक का नाम दिया गया। अतः हजारी प्रसाद द्विवेदी इत्यादि ने जो रासक को रासक से रासों की उत्पत्ति मानी थी वह उचित नहीं है। वस्तुतः रास शब्द से रासक शब्द बना है। जहाँ तक रासो शब्द का प्रश्न है, वह रास शब्द का ही एक वचनांत रूप है। इसका प्रयोग प्रबंधों में अनेक बार हुआ है। प्रारंभ में ये प्रबंध काव्य या रासो काव्य गेय तथा अभिनय भी होते थे। उनमें कभी कोमल भाव, कभी पुरुष भाव, कभी दोनों सम्मिश्रण रूप होता था। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का एक प्रथम महान ग्रंथ है तथा उसके रचयिता चंद हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। परंतु अब विद्वानों में रासो की प्रामाणिकता के संबंध में मतभेद हो जाने से रासो तथा उनके कवि दोनों ही अपने पूर्व गौरव से वंचित होते जा रहे हैं। रासो की प्रामाणिकता के संबंध में 3 प्रकार के मत हैं। कुछ विद्वान जैसे कि कर्नल टाड, F.S. क्राउज, गारसदा दासी
मोतीलाल मेनारिया, जॉन वीम्स, हॉर्नले, विश्वबंधु श्याम सुंदर दास तथा मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या इसे प्रमाणिक मानते हैं। दूसरा वर्ग है वूलर, गौरीशंकर, हरिचंद ओझा, शुक्ल जी और डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, जो इसको जाली मानते हैं, अप्रामाणिक मानते हैं। और तीसरे विद्वान वे हैं जो इसे अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। इनमें आता है नाम सुनीति कुमार चटर्जी, मुनि जनविजय और डॉक्टर दशरथ शर्मा तथा डॉक्टर हजारी प्रसाद उल्लेखनीय है। डॉक्टर वूलर ने कश्मीर में प्राचीन ग्रंथों की खोज करते हुए जयनायक कवि रचित पृथ्वीराज विजय नामक काव्य की एक खंडित प्रति मिली, जिसकी घटनाएं, संवत, नाम और वंशावलियों अधिक इतिहास सम्मत थी, जो पृथ्वीराज रासो से दिए हुए तथ्यों से मेल नहीं खाती। अतः रासो को प्रमाणिकता में संदेह प्रकट किया गया। आगे चलकर ओझा जी ने टाड इत्यादि विद्वानों के मत को अस्वीकार करते हुए अप्रमाणिक सिद्ध करने के लिए अथक परिश्रम किया और निम्न तर्क प्रस्तुत किए कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार आबू के शासन जैन के सबक थे। इसका कोई तात्कालिक शिलालेखों में नहीं मिलता। इतिहास सम्मत तथ्य तो यह है कि उस समय आबू पर धारावर्ष परिमाण का शासन था। दूसरा तथ्य जो दिया जाता है इसे प्रमाणिक सिद्ध करने का, वो यह कि रासो के अनुसार चौहान की उत्पत्ति अग्निवंशीय क्षत्रियों से है, परंतु पृथ्वीराज विजय, जिसे डॉक्टर वूलर ने कश्मीर में पाया, उसमें उद्धत घटनाओं और तथ्यों के शिलालेखों से मिलती भी है के अनुसार चौहान सूर्यवंशी थे। अर्थात पृथ्वीराज चौहान अग्निवंशी नहीं थे, सूर्यवंशी थे, ऐसा पृथ्वीराज विजय में लिखा हुआ है। फिर संवत 1460 तक चौहानों को सूर्यवंशी क्षत्रिय मानने का भी प्रमाण है। तीसरी बात जो बोली गई वह यह कि पृथ्वीराज रासो में दी हुई चौहान की वंशावलियों न विजोलिया के शिलालेख से मेल खाती है, न पृथ्वीराज विजय की दी हुई वंशावली से और न हमीर काव्य से। रासो के लाहौर वाले रूपांतर में भी चौहानों की उत्पत्ति ब्रह्मा के यज्ञ से मानी जाती है, परंतु लघु रूपांतरकार इसके विषय में कुछ नहीं कहता। रासो के अनुसार पृथ्वीराज की माता का नाम कमला था, लेकिन पृथ्वीराज विजय और हमीर काव्य दोनों में उनका नाम कर्पूर देवी मिलता है। इतिहास से यह सिद्ध हो चुका है कि पृथ्वीराज की मां अनंगपाल की लड़की नहीं थी, न जयचंद अनंगपाल का दोहित्र था। रासो का यह तत् अनंगपाल दिल्ली का राजा था और उसने पृथ्वीराज को गोद लिया था, यह भी गलत है। रासो के अनुसार पृथ्वीराज की बहन प्रथा कुमारी का विवाह मेवाड़ के राजा समर सिंह से हुआ था, परंतु ऐतिहासिक खोजों से यह गलत सिद्ध होता है। समर सिंह के समय का प्रथम शिलालेख संवत 1330 का तथा अंतिम 1352 का मिलता है, अतः समर सिंह पृथ्वीराज के लगभग 109 वर्ष बाद तक रहे। रासो के अनुसार गुजरात के राजा भीम सिंह पृथ्वीराज के हाथों मारे गए, पर शिलालेखों में उनका जीवित रहना 1272 तक अर्थात पृथ्वीराज के 50 वर्षों बाद तक भी सिद्ध होता है। सातवीं बात कही गई कि रासो के अनुसार पृथ्वीराज ने 11 वर्ष 36 वर्ष तक की आयु में 14 विवाह करे, पर इतिहास के अनुसार पृथ्वीराज की मृत्यु तो 30 वर्ष की अवस्था में ही हो गई थी। आठवीं बात यह है कि जयचंद का राष्ट्रीय युग, संयोगिता, संवर आदि रासों में वर्णित घटनाएं भी इतिहास सम्मत नहीं है, क्योंकि शिलालेखों में उनका कोई संकेत नहीं मिलता। नवी बात कही जाए तो रासो के अनुसार चित्तौड़ के रावल समर सिंह का ज्येष्ठ पुत्र कुंभा राज्य न मिलने पर सहायता के लिए बीदड़ के बादशाह के पास गया था, परंतु उस समय तक तो मुसलमान दक्षिण में ही पहुंचे भी न थे, अतः वह भी गलत लगता है। 10वीं बात है कि शहाबुद्दीन गौरी का पृथ्वीराज के हाथों मारा जाना भी असत्य है, क्योंकि वह तो गखरों द्वारा संवत 1263 में मारा गया था। 11वीं बात है कि रासो में लिखा है कि गौरी आबू की लड़ाई में परमार राजा द्वारा संवत 1036 में पराजित हुआ था, पर गौरी तो गद्दी में ही 1230 पर बैठा था। इस प्रकार रासो के में उल्लेखनीय सभी ऐतिहासिक घटनाएं असत्य, कपोल, कल्पित हैं। इतना ही नहीं, रासो में दी गई तिथियां भी गलत हैं, जैसे कि रासो के अनुसार पृथ्वीराज का जन्म 1115 ईस्वी में हुआ था, परंतु शिलालेख तथा फारसी इतिहासकारों के अनुसार उसकी जन्म तिथि 1217 है। इसी प्रकार पृथ्वीराज की मृत्यु रासो में 1158 दी गई है, जबकि इतिहास उसे 1268 मानता है, 1248 मानता है। इसी प्रकार की तिथि संबंधी सद्या बिसिलदेव के सिंहासन रूढ़ होने, पृथ्वीराज की गोद ले जाने, पद्मावती की विवाह, संयुक्ता संवर, आबू पर भीम चालुक्य का आक्रमण, कैमास की लड़ाई, गौरी की मृत्यु आदि घटनाएं भी संबंध नहीं पाई जाती। रासो की भाषा की परीक्षा करने पर हमें और भी निराशा होती है। रासो में 3 प्रकार की भाषा है। एक है अनुस्वरांत भाषा, जिसमें कोई स्थिरता नहीं है।
दूसरी है आधुनिक साची में ढली हुई भाषा जो वर्तमान हिंदी के अत्यंत निकट है। तीसरी है कवित्वों और दोहों की भाषा जो कृत्रिमता रहित है, कदाचित यही चंद की मूल भाषा है। और रासों में अरबी फारसी के इतने अधिक शब्द हैं कि विश्वास नहीं होता कि यह इतना प्राचीन ग्रंथ है। ऐसे शब्द प्रायः 10% हैं जो चंद के काल में इतने अरबी फारसी शब्द किसी भी प्रकार व्यवहार में नहीं आ सकते। इसलिए शुक्ल जी ने कहा कि यह ग्रंथ ना तो भाषा के इतिहास के और ना ही साहित्य के जिज्ञासुओं के काम का है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने भी भाषा विज्ञान की दृष्टि से इसे अप्रामाणिक माना है। अपने प्राचीनतम ग्रंथों को देखना कई विद्वानों को अब अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने इतिहास संबंधी भ्रांतियों के 3 कारण माने। उन्होंने इसका विरोध करते हुए कहा कि चंद ने अपने आश्रयदाता के शौर्य और विलास के अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है, जिससे कारण गलतियां हो जाना स्वाभाविक है। चंद कवि था, इतिहासकार तो नहीं। ओझा जी ने जिन्हें भ्रांति बताया है वे भ्रांतियां नहीं हैं, क्योंकि उनकी सत्यता नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित पट्टे परवानों से सिद्ध होती है। तीसरी बात वो कहते हैं कि यदि कुछ भ्रांतियां हैं भी तो उनका कारण क्षेपण है, अतः हमें रासों की लघुतम प्रति को ही प्रामाणिक मानना चाहिए। मिश्र बंधुओं ने भी रासों की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए कहा कि पृथ्वीराज रासों तथा बिजौलिया के शिलालेख में दी गई वंशावली का अंतर अत्यंत नगण्य है। दूसरी बात वो कहते हैं कि साबुद्दीन की कई बार पराजय का उल्लेख यदि फारसी ग्रंथों में नहीं है तो वह फारसी इतिहासकारों की बेईमानी है। और तीसरी बात वो कहते हैं कि जिन घटनाओं का रासों में उल्लेख है इतिहास में नहीं, उनके विषय में मिश्र बंधु कहते हैं कि इतिहास को यह भी तो नहीं कहता कि ये घटनाएं नहीं हुई थी। तो मिश्र बंधुओं का तर्क अत्यंत दुर्बल है। अंतिम 2 तो बहुत ही हास्यास्पद हैं, क्योंकि इतिहास केवल उन्हीं घटनाओं अथवा व्यक्तियों का उल्लेख करता है जो हुए हैं। जहाँ तक कि अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन की बात है, यह कवि के लिए स्वाभाविक है, परंतु इतिहास विरुद्ध घटनाएं तथा व्यक्तियों का वर्णन करना किसी भी प्रकार से संगत नहीं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि रासों के वे समय प्रामाणिक हैं जिनमें सुख संवाद है, पर डॉक्टर माता प्रसाद उनके विरुद्ध हैं कि प्रेषपकार भी तो इन सर्गों की रचना में सुखी संवाद जोड़ सकते थे। उनका कहना है कि रासों का लघुतम पाठ ही प्रामाणिक है, उसमें उक्ति श्रृंखला छंद श्रृंखला की पद्धति अपनाई गई। जहाँ तक भाषा की अरबी फारसी शब्दों के मिश्रण का प्रश्न है, तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि चंद लाहौर का रहने वाला था, अतः अरबी फारसी के शब्द उसकी कृति में आ जाना स्वाभाविक है। दूसरे वो कहते हैं कि प्रक्षिप्त अंशों में प्रयुक्त अरबी फारसी शब्दों की संख्या 10% कर दी है। यह तर्क भी कुछ अधिक पुष्ट नहीं है, क्योंकि प्रथम तो यह सिद्ध होता है कि चंद्र के समय लाहौर में अरबी फारसी का प्रचुर मात्रा में प्रचार था। दूसरे रासों के प्रत्येक समय में अरबी फारसी के शब्द हैं और यह पता लगाना अत्यंत कठिन है कि उसमें कितना अंश मूल और कितना प्रक्षिप्त है। मिश्र बंधुओं ने विविध शब्दावली के प्रयोग के संबंध में कहा कि अवार्चीन प्रयोग रासों की अवार्चीनता के प्रमाण है, तो प्राचीन रूप उसकी प्राचीनता के। कुछ विद्वानों ने इसका कारण लिपिकार का दोष माना, पर प्रत्येक प्रति में शब्द का वैसा ही रूप इस तर्क को भी खंडित कर देता है। इन्हीं सब बातों को केंद्र में रखकर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि अब तक यह विश्वास किया जाता रहा कि प्रक्षेपों के समुद्र में से मूल कविताओं के मोती चुन लेना असंभव ही है। मुनि जिन विजय ने पुरातन संबंध संग्रह में रासों में पाए जाने वाले 4 छंद मिले हैं, जिनमें प्रामाणिकता असंदिग्ध है। इनकी भाषा परिवर्ती अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के अत्यंत निकट है और उसमें प्राचीन वज्र की तत्व भी प्रचुरता से मिलते हैं। अतः यह भी सिद्ध हो जाता है कि चंद नाम के कवि पृथ्वीराज के दरबार में थे और उन्होंने पृथ्वीराज से संबंधित ग्रंथ भी लिखा था। रासों का काव्य रूप भी 10वीं शताब्दी का है और उसमें रासों काव्यों की प्रवृत्तियां, संवाद, कथानक, रूढ़ियां आदि अनेक उसे प्राचीन सिद्ध करती हैं। शब्दों का संयुक्तार स्वरूप तथा अनुस्वरांत होना भी रासों की प्राचीन होने के संकेत करता है। अतः अब अधिकांश विद्वानों से अर्थ प्रमाणिक मानते हैं। उनका मत है कि रासों मूल रूप से अत्यंत लघु ग्रंथ था। रासों की लघुतम प्रतियों के मिलने के बाद तो यह बात और भी सत्य सिद्ध हो जाती है, क्योंकि उसमें सभी अनैतिहासिक बातों का अभाव है। तो हमारा यह भी मत है कि रासों अपने लघुतम रूप में ही प्रमाणिक ग्रंथ था। विद्वानों ने निरर्थक तर्क वितर्क द्वारा इसके संबंध में भ्रांतियां उत्पन्न कर दी। इस संबंध में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निम्न शब्द अत्यंत संगत हैं। इस निरर्थक मंथन से जो दुरुस्तर फन राशि तैयार हुई उसे पार करके ग्रंथ के साहित्यिक रस तक पहुँचना हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए असंभव पार हो गया है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कड़ी में।